हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको बता दूं, आज जो हम क्लासेस यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं रिवीजन क्लासेस के तौर पे, तो आज हम जो टॉपिक उठाएंगे वो है इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी। ये सक्षम सर आपको करवाएंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जेकेपीएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ज़्यादातर स्टैटिक थे। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे पहले आपको स्टैटिक का पार्ट करवा दें, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट आप लोगों का मैं करवाऊंगा। जो भी आपके जर्नल इश्यूज होते हैं इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी को लेके, वो सब हम लोग अलग से कवर करेंगे। फिलहाल मैंने आपको लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं जिसमें करंट इवेंट्स जनवरी से लेकर जुलाई तक के जितने भी थे वो सब हमारी ऐप पे। अब आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा जेकेपीएसआई का नए जोश। इस कोर्स में मेन हमारा टारगेट होगा जो 20 मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, उसके ऊपर एक शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए तैयारी करते रहे। आप लोग कोशिश करें कि जो आपको सक्षम सर अभी पढ़ाएंगे, पिछली बार जो जो क्वेश्चंस आए थे उनका हम लोग सोर्स डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से आए थे और वहीं से हम लोग आपको चीज़ें करवा देंगे। आज के लिए सर इतना ही। अब आपको जो क्लास मिलेगी वो सक्षम सर प्रोवाइड करेंगे। ओके गाइस, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। Hey everyone, I hope you all are fine and doing great at your places. So, my name is Saksham Malia, and in this particular video, I'll be talking about the general issues on environment, ecology, biodiversity and climate change. तो ये जो पर्टिकुलर सीरीज है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये सीरीज रहेगी हमारी जो जेकेपीएसआई का एग्जाम है 2022 वाला, जिसकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी जो है वो स्क्रैप्ड हो गई है। बट डोंट वरी, एग्जाम जो है वो फ्यूचर में होगा और उसी एग्जाम को देखते हुए हम इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर टॉपिक है इसको दोबारा से स्टडी करेंगे अच्छे से। और जो इसमें पीवाईक्यूज पूछे गए थे अभी जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें, उसको थोड़ा सा इलेबोरेट में डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ से आए थे, और उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा उनके आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर हम यहाँ पे सिलेबस को एक बार अच्छे से देखें तो सिलेबस में जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है, ये पॉइंट नंबर 7 जो है ये मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एंड दिस इज जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये हमको यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करना है। और इस पर्टिकुलर टॉपिक को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 टॉपिक्स हैं। कौन कौन से यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं? एक है हमारा यहाँ पर इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, यहाँ पे एक हमारा टॉपिक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है हमारा बायोडाइवर्सिटी, और उसके बाद जो है वो क्लाइमेट चेंज। अब सुनने में बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, वैसे भी बहुत ही इजी हैं, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि इन सारे चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक आती है क्लास 12th की, उसको रेफर करो। उसको रेफर करके उसमें जो लास्ट चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से आपको डील करना है। तो उससे 90% या 95% चांसेस हैं कि आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से बन जाएंगे। और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे हमारे पास कितनी है टोटल, हमारे पास यहाँ पर 14 यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, हमारे 14 यहाँ पे टॉपिक्स हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर टोटल क्वेश्चन देखेंगे तो वो है हमारे 120 क्वेश्चन। अगर हम 120 क्वेश्चन को 14 से डिवाइड करेंगे तो सपोज 8.5 हम ऐसा मान के चलते हैं कि 8 और 9 क्वेश्चन जो हैं वो एक सेक्शन से हमें यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मान के चलेंगे कि सपोज जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है इससे हमें 8 या 9 क्वेश्चंस आएंगे ऑन एन एवरेज। ऐसा जरूरी नहीं है कि इतने ही आएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो अब इसी को हम देखते हैं कि जो लास्ट वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे थे वो क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ से पूछे गए थे और उनके आंसर्स किस तरीके से थे, थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम इस क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ प्लांट्स इनहैबिटेड बाय एनिमल्स एंड रूटेड इन सॉइल कंटेनिंग बैक्टीरिया एंड फंजाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। अगर आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखोगे तो ये सेम टू सेम स्टेटमेंट जो है ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया, ये जो ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है, यहाँ पर आपको ये इसकी सेम टू सेम डेफिनेशन मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारी चीजें ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया से कवर करनी है। दिस इज लाइक कि मतलब जो एग्जामिनर है या फिर जो एजेंसी से एग्जाम डालने वाली वो कहाँ तक जाती हैं, कहाँ तक सोचती हैं क्वेश्चंस को, कहाँ से स्टेटमेंट्स को वो उठाती हैं। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन का अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो वो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ पे बायोलॉजिकल कम्युनिटी होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसका आंसर बायोलॉजिकल कम्युनिटी है। और ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो डायरेक्टली कहाँ से पूछी गई है, ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया के यहाँ से पूछी गई है।
उसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन देखें, जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, दैट इज द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर टू। अब बायोमैग्निफिकेशन बहुत सारी टर्म, बहुत सारी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी को कंसल्ट करेंगे, अगर एनसीईआरटी हमने अच्छे से पढ़ी होगी, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट बायोमैग्निफिकेशन इन द एक्वेटिक फूड चेन एंड बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। और अगर हम यहाँ पे आंसर देखेंगे, आंसर है यहाँ पे द टर्म बायोमैग्निफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एज दे पास थ्रू द फूड चेन। अब ट्रॉफिक लेवल जो यहाँ पे मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, ट्रॉफिक लेवल्स की बात हम कहाँ पे करते हैं, फूड चेन में ही करते हैं हम ट्रॉफिक लेवल की बात, जहां पे हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं, कंज्यूमर्स की, डिकम्पोजर्स की, वो सारी हम वहां पे बातें करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, वो सब चीजें अभी हम आके डिस्कस करेंगे उन सबको। तो मतलब ये भी जो हमारा क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली कहाँ से लिया गया है, ये डायरेक्टली लिया है एनसीईआरटी की बुक से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, वैसे तो ये इजी है कि हमें बायोटिक और एबायोटिक पता होना चाहिए। बायोटिक मतलब हो गया बायो, बायो मीन्स लाइफ, तो बायोटिक हो गया जो लिविंग कंपोनेंट है, और एबायोटिक हो गया नॉन लिविंग कंपोनेंट जो है। तो हमें यहाँ पे यही पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक, मतलब इसमें से एबायोटिक कौन सा नहीं है, मतलब हमें वो बताना है जो बायोटिक है। तो अगर हम एनसीईआरटी में यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट एबायोटिक कंपोनेंट्स आर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक एयर, वाटर, सॉइल, whereas the biotic components are the producers, consumers and decomposers। तो थोड़ा सा हम अगर यहाँ पे अपने ब्रेन पे जोर डालेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि इन सारे ऑप्शंस में से एयर इज नॉन लिविंग, सॉइल एंड सनलाइट आर आल्सो नॉन लिविंग, फंजाई जो है वो लिविंग है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फंजाई। मतलब इसमें हम ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन डालने वाले की जो अप्रोच है और क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, मतलब एनसीईआरटी एक ऐसा सोर्स है जहां से 90 to 95% चांस है कि क्वेश्चन हमें दिख जाएगा। अब अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू फुलफिल विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। अब अगर किसी को याद होगा तो ठीक है, अगर याद नहीं होगा तो हम एनसीईआरटी की बुक से अगर ध्यान से देखेंगे तो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट रिकॉग्नाइजिंग द deleterious effects of the ozone depletion, an international treaty known as the Montreal Protocol was signed at the Montreal, Canada in 1987, effective in 1989 to control the emission of ozone depleting substances। तो इसका मतलब ये जो प्रोटोकॉल है, इसमें जो कौन सा जो ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करना, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। तो इसका आंसर क्या होगा, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये क्वेश्चन भी कहाँ से हमारा एनसीईआरटी से है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये हमारा ओजोन इज मेड अप ऑफ डैश। इजी क्वेश्चन है बट फिर भी इस क्वेश्चन को भी अगर हम देखें, इसका अगर हम सोर्स देखें तो वो भी क्या है, एनसीईआरटी। और ये कौन सी एनसीईआरटी, ये तो क्लास 10th की एनसीईआरटी से यहाँ पे उठाया गया, हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है दैट ओजोन इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय द 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी वाला। और वैसे ही अगर यहाँ पे जब 2 मॉलिक्यूल होते हैं तो उसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, जब 1 होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीजन एटम बोलते हैं, और जब 3 हो जाते हैं तो उसको हम लोग ओजोन मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है ये कहाँ से, एनसीईआरटी से लिया गया है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई थी। डिफिकल्टी इन द सेंस की मतलब इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी बायोडाइवर्सिटी की। क्वेश्चन ये कह रहा था दैट इंडिजिनस कैटफिशेस इन इंडियन रिवर्स आर फेसिंग a threat of extinction because of which reason among the following options। मतलब जो कैटफिशेस है, इंडिजिनियस कैटफिशेस है, वो एक्सटिंक्ट क्यों हो रही है इंडिया में, क्या रीजन था उनकी एक्सटिंक्शन का। तो अगर हम एनसीईआरटी हमने ध्यान से पढ़ी होगी, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट एलियन स्पीशीज इन्वेजन के अंदर मेंशन्ड है दैट द रीसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन कैटफिश, द नेम इज क्लैरियास गैरीपेनस, फॉर एक्वाकल्चर पर्पसेस is posing a threat to the indigenous catfishes in a river। मतलब जो indigenous catfishes हैं, जो इंडिया की यहाँ पे खुद की जो पहले से यहाँ पे रहती हैं कैटफिशेस, वो जो है उनको थ्रेट किसकी वजह से है, एक एलियन स्पीशीज के इन्वेजन की वजह से है। और वो जो एलियन स्पीशीज है वो कौन सी है, अफ्रीकन कैटफिश है, दैट इज क्लैरियास गैरीपेनस। तो ये क्वेश्चन भी जो था वो डायरेक्टली कहां से लिया गया था, एनसीईआरटी से। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन था दैट इज एलियन स्पीशीज इन्वेजन।
इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट इज CNG इज अ फ्यूल गैस विच इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मिथेन दैट इज यूज्ड फॉर व्हीकल्स इन जनरल, हियर CNG स्टैंड्स फॉर डैश। अब यहाँ पे देखो, वैसे तो CNG जो है, CNG की बहुत कॉमन सी फुल फॉर्म है, बहुत सारे लोगों को पता भी होती है, दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और बहुत सारे लोगों ने सही भी मार्क किया होगा। बट आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से और पढ़ने वाले बच्चे के बंदे के पर्सपेक्टिव से अगर सोच के देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट CNG इज अ फ्यूल गैस which is mainly composed of methane that is used for vehicles in general। तो अगर NCERT को यहाँ पे आपने अच्छे से पढ़ा होगा, जो इन्वायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर है, वहां पे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से दिया हुआ है कि CNG जो है उसका रोल व्हीकल्स में किस तरीके से है, पूरा उसके बारे में यहाँ पर पैराग्राफ में आपको बताया हुआ है कि कैसे कैसे यूज होता है, कहाँ पे कब यूज हुआ। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट ऑल द बसेस ऑफ द दिल्ली वर कन्वर्टेड टू रन ऑन CNG बाय द एंड ऑफ 2002। सो इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली NCERT से लिया गया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप NCERT अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे, आप तब भी कर पाओगे। बट द थिंग इज, अगर आप NCERT को सोर्स रखोगे तो आप 90 to 95% चीजों पे होल्ड कर पाओगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में। तो इसका आंसर हो गया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दैट व्हाट टाइप ऑफ फूड चेन exhibit the transfer of energy in an ecology। अब ये इकोलॉजी सेक्शन से क्वेश्चन है, और इसमें क्या, इस फूड चेन में क्या दिया हुआ है, डेड ऑर्गेनिज्म, उसके बाद फंजाई, और उसके बाद बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर चेन है, देखो अब यहाँ पर क्या है, प्रोड्यूसर फूड चेन, तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर फूड चेन मतलब जहां पर कोई कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो, बट यहाँ पर तो कोई प्रोड्यूस तो कर नहीं रहा, तो इसका प्रोड्यूसर भी प्रोड्यूसर नहीं होगा। अब इसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में, और प्रेडेटर भी इसका नहीं होगा, तो कंफ्यूजन थी पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक में। और तो ये कंफ्यूजन हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि पैरासिटिक फूड चेन में जब हम बात करते हैं, तो पैरासिटिक में जो भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो जिस ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लिविंग होता है। और सेप्रोफिटिक फूड चेन में क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, वो ऑर्गेनिज्म डेड होता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जब डेड ऑर्गेनिज्म को खाता है, तो उसको सेप्रोफिटिक फूड चेन बोलते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये भी ब्रिटानिका इंसाइक्लोपीडिया की डायग्राम है, और इस डायग्राम में जो आप लास्ट वाला पोस्ट को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट डेड मैटर, यहाँ पे लिखा हुआ है डेड मैटर को कौन खा रहा है, फंगस और फंजाई, और फिर ये फंजाई जो है इसको कौन खा रहा है, बैक्टीरिया। इतना सा क्वेश्चन जो है वो हमें एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पर ये जो है इतना सा क्वेश्चन पूछने की वजह से यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सेप्रोफिटिक फूड चेन। और यही आप यहाँ पर भी पढ़ सकते हो, NCERT की लाइन में भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है दैट द detritus food chain begin with the dead organic matter. It is made up of decomposers which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrient replacement by the degrading dead organic matter or the detritus, and these are also known as the saprotrophs। और sepro का क्या मीनिंग होता है, टू डिकम्पोज। तो इन शॉर्ट मेरा बताने का ये मतलब था कि जितने भी क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे, लास्ट वाला जो JKPSC का एग्जाम हुआ था अभी, उसमें वो मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो NCERT से पूछे थे, और उनकी जो अप्रोच थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो NCERT को जो है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और भी कुछ सोर्स में यहाँ पे इन्वॉल्व करूंगा, जिसमें हम लोग कुछ करंट चीजों को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि कुछ 15-20 वीडियोस में हमारा ये सारा कंटेंट जो है वो खत्म हो जाए एक अच्छे तरीके से, और होप करेंगे कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो हमारे उसमें से कवर हो जाएं। So this is for this particular video. Thank you so much for watching this, and if you have any particular doubt or any particular concern, so do tell us in the comment section. So thank you so much. Goodbye. All the best.